नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 1 2020 की एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पार्ट नंबर 4 जो कि इस पेपर का आखिरी पार्ट है उसमें एंटर कर चुके हैं, जिसमें कि हम रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि पार्ट 3 में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी में कुल मिला के 8 सवाल हैं जो कि पूछे गए हैं। 8 में से 5 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट 3 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं और पार्ट 3 को देख लें। अब हम पार्ट 4 यानी कि फाइनल पार्ट में ज्योग्राफी के बचे हुए 3 सवाल और मॉडर्न इंडिया के क्योंकि केवल 2 सवाल आए थे तो उनको हमने यहाँ पे क्लब कर दिया है, जिनको कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट, सो जल्दी से शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एटलीस्ट पार्ट 1 को जाके ज़रूर देखें और एटलीस्ट पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन को जाके ज़रूर देखें, बिकॉज हमने उसके इंट्रोडक्शन में पेपर का एक ब्रॉड ट्रेंड एनालिसिस किया है जो कि आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप आने वाले साल के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम विद इन 24 आवर्स। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले 2021 के प्रीलिम्स की, तो इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, सो कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी की डिस्कशन को। और सबसे पहला सवाल, अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि ज्योग्राफी का जो इस साल लेवल रहा है वो बिल्कुल इजी लेवल रहा है। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहना चाहूँगा, डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली नहीं है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल आपके जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पुराने साल के क्वेश्चंस के साथ मेल खाते हैं। तो यदि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो भी करते आ रहे हैं, अगर आप हमारी PYP सीरीज़, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ को देखते आ रहे हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चंस के बहुत डिटेल्ड अप्रोचेस और सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। आप बड़ी आसानी से इस साल बहुत अच्छा कर सकते थे यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो किया होता। ऑल्सो यहाँ पे आपको ये भी लेसन मिलता है कि असल में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, बिकॉज उससे बेटर कुछ नहीं कि आपको यूपीएससी के ही पुराने सालों के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। राइट, सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2016 में। आप देख सकते हैं, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग इन million cities in India including the smart ones such as Hyderabad and Pune suggest lasting solutions। ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो मिलियन सिटीज़ हैं, मिलियन सिटीज़ उनको कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें जो ह्यूज फ्लडिंग हो रही है, जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्मार्ट सिटीज़ में भी देखने को मिल रहा है सच एज हैदराबाद, पुणे, इसके पीछे कारण क्या है, और फिर आपको इसके समाधान भी बताने हैं, कुछ ऐसे समाधान जो कि लंबे समय तक काम कर सकें। आपकी अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि असल में जो ह्यूज फ्लडिंग है ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, क्या होती है, क्यों देखने को मिलती है। फिर आपने इसके रीजन बता देने हैं एंड देन सजेस्ट लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स। ये आपके 3 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। पहला आपने इंट्रोडक्शन ब्रीफली डिस्कस, ह्यूज फ्लडिंग क्यों होती है, ठीक है, कहाँ होती है। देन आपने बताना है रीजंस बिहाइंड दिस ह्यूज फ्लडिंग। देन आपने बताना है लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स, जो कि सजेशंस देनी है कि किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सजेशन जब आप दे रहे हैं तो वैसे तो कई सारे इसके पीछे रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, कई सारे वे फॉरवर्ड्स भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सजेशंस NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मालूम ही है कि वेरीफाइड हैं, टेस्टेड हैं, तो इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यदि आप NDMA का नाम नहीं भी लेते हैं तब भी आपको कोई यहाँ पे कमी नहीं होगी, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, दैट्स ऑल। अगर आप देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 से। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। जो आपकी अधिकतर शहर हैं ये फ्लड कंडीशंस को लेकर बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं, इनका जोखिम बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। सेम चीज़ पूछी गई है इस साल और आपसे हम अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर स्ट्रक्चर। So, as the incidence of climate variability and extreme weather events increases, urban flooding becomes a perennial problem
इन इंडियन मेट्रो सिटीज़। जो अर्बन फ्लडिंग है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडियन मेट्रो सिटीज़ के अंदर। रिसेंटली मोस्ट ऑफ इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विटनेस अर्बन फ्लडिंग प्रॉब्लम एटलीस्ट वंस अ ईयर। आप यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। इनफैक्ट गुरुग्राम की बात करें या फिर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में इस बार जो फ्लड्स आए थे उसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। और ये जस्ट अभी की बात है, जस्ट 1.5 महीना हुआ था जब फ्लड्स आए हैं। यूपीएससी ने उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। 2015 की चेन्नई की बात करें, 2015 की अगर आप गुरुग्राम की बात करें, ठीक है, मुंबई में ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ होता है। इनफैक्ट इस साल जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फ्लोज मुंबई के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कि वो मुंबई में जो रियल टाइम में बताते हैं कि कितनी बारिश किस इलाके में हो रही है और कहाँ पे बाढ़ आ रही है, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बताता है आपको आई फ्लोज का सॉफ्टवेयर। सो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों के लिए, और इसीलिए सवाल भी आया है। तो आपने यहाँ पे बता देने हैं कुछ एग्जांपल्स कि इस साल हमें मुंबई में, इस साल हमें जो है गुरुग्राम में, इस साल हमें जो है हैदराबाद में ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली हैं। कारण क्या है? देखिए, कारण कई सारे कारण हैं। कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं जो कि बता सकते हैं। इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आपका पानी निकलता नहीं है, यानी कि जो आपका इनपुट है इट इज़ मच मोर देन द आउटपुट। सिटीज़ लाइक हैदराबाद, मुंबई रिलाई ऑन अ सेंचुरी ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो सालों पुराना, जो दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, कवरिंग ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कोर सिटी। जो आपकी कोर सिटी है, जितनी तेज़ी से वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है? उसके बाद जो बिल्डअप एरिया है, जितने एरियाज़, पहले क्या था कि इन शहरों में कुछ खाली स्पेसेस देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज की डेट में इन्हीं शहरों में जो बिल्डअप एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। द बिल्डअप एरियाज हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन रिसेंट टाइम्स। ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो आपके मल्टी फ्लोर हाउसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद ऑफिसेज हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप अगेन बोल सकते हैं कि ड्रेनेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से कम रह जाता है, इतने लोगों को सस्टेन नहीं कर पाता है। उसके बाद एनक्रोचमेंट अपॉन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स देखिए आपके एक तरीके के नेचुरल बफर्स होते हैं जो कि अक्सर ज़्यादा पानी को रोक पाते हैं, ज़्यादा पानी को कंट्रोल कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है कि जब आप रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स इतने बढ़ रहे हैं तो वेटलैंड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट भी हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं कमी रियल एस्टेट अथॉरिटीज़ की भी होती है, सरकार की होती है, म्यूनिसिपैलिटी की होती है, जो कि इन चीज़ों के लिए क्लियरेंस दे देती है उन रियल एस्टेट जाइंट्स को, सो दैट वहाँ पे आके बड़े बड़े टावर खड़े कर सकें। इसमें दिक्कत क्या है कि वो वेटलैंड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। द वेटलैंड्स वर्क एज अब्जॉर्बर ऑफ एक्स्ट्रा रेन वाटर। द वैनिशिंग वेटलैंड्स फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैव इंक्रीज्ड फ्लडिंग वल्नरेबिलिटी। जितनी तेजी से वेटलैंड्स खत्म हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिली है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के जो फ्लड्स हैं वो भी आपको मालूम होगा 2016 के जो फ्लड्स थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, जो बेंगलोर में सिचुएशन बनी थी, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ा कारण वहाँ पे बना था वेटलैंड्स का, कि वेटलैंड्स की जो इंक्रोचमेंट हुई है बहुत तेजी से हुई है। उसके बाद रिड्यूसिंग सीपेज। इंडियन सिटीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्परवियस टू वाटर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बिल्टअप बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल यूज, दैट इज हार्ड नॉन पोरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट मेक्स द सॉइल इम्परवियस। जो आपका तेल, जो आपका मिट्टी है, असल में उसके थ्रू पानी जा ही नहीं पाता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं कारण जो है, किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, पानी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, पानी धरती के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सीपेज काफ़ी कम हो गया है। तो जो नॉर्मली पानी निकलता था, एक तो आपका ड्रेनेज है जहाँ से आपका, देखिए एक तो होती है नाली, नाली से पानी निकलता है, एक अलग तरीके से होती है, लेकिन एक होता है सीपेज जो कि धीरे धीरे पानी अब्जॉर्ब होता रहता है धरती में। लेकिन क्योंकि आप इस तरह का मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अब पानी को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है हमारे शहरों के लिए। पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मेजर्स सच एज, अगर हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स है, इसको लाने की कोई कोशिश नहीं करी गई है। इनफैक्ट जो EIA में जो मैंने कहा कि हमारी म्यूनसिपैलिटी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म सच एज EIA अडॉप्शन एट यूजर एंड एज वेल एज एनफोर्समेंट एजेंसीज रिमेन वीक। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो आपने क्या बताया, देखिए ये आपने बता दिया स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या आपने बता दिया स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या आपने बता दिया अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या है, ये आपका नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि नियम और कानून लाए तो गए हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जा रहा है। ये आपका नॉन स्ट्रक्चरल कारण है। अब हमने बताना है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की सजेस्ट लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स। तो लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स क्या क्या है?
देखिए जो आपने बताई हैं प्रॉब्लम उन्हीं को ठीक करके बताना है। नीड फॉर होलिस्टिक एंगेजमेंट ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कौन होती हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ ही होती हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में बनाई गई हैं। उसके बाद NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट रेवेन्यू एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट्स, इन सभी को ऑन बोर्ड लाएं, इन सभी के साथ स्टेक होल्डर मीटिंग्स करें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी बिठाया जाए, शुड बी इन्वॉल्व इन सच वर्क टुगेदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट करता है। डेवलपिंग स्पॉन्ज सिटीज़। स्पॉन्ज सिटीज़ क्या होता है? एक ऐसा आइडिया जिसमें कि आप सिटीज़ को ज़्यादा परमिएबल बनाते हैं। देखिए जो आपने कहा था कि सीपेज कम हो रही है, सीपेज अगर आप एक स्पॉन्ज लगा देंगे तो स्पॉन्ज जो है पानी को अब्जॉर्ब करता रहता है। तो यदि आप स्पॉन्ज लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो पानी को अब्जॉर्ब करने की जो उसकी क्षमता है बढ़ जाती है, सो एज टू होल्ड एंड यूज द वाटर विच फॉल्स अपॉन इट। Sponge cities absorb the rainwater which is then naturally filtered by the soil and allowed to reach urban aquifers। तो आपने क्या किया? पहले तो आपने पानी को अब्जॉर्ब किया, फिर उस पानी को आपने फिल्टर किया और उसके बाद उस पानी को आपने अर्बन एक्विफर्स तक पहुंचा दिया, जिस पानी को आप आगे जाके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ना केवल आपने पानी को भरने से बचाया बल्कि उस पानी को इस तरीके से स्टोर किया जो कि आगे जाके आपके इस्तेमाल में भी आ सकता है। सिमिलरली वेटलैंड पॉलिसी, अगेन जो हमने कहा कि वेटलैंड को इंक्रोचमेंट हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़। जो आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको सशक्त करने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो लोग आगे आएँ, आवाज़ उठाएं कि यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी होने देंगे जहाँ पे वेटलैंड्स हैं। तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन इलाकों के खिलाफ, उन इलाकों में बनने के खिलाफ हैं जहाँ पे वेटलैंड्स बन रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बनी हुई हैं। To improve the city's capacity to absorb water, new porous materials and technologies must be encouraged or mandated across scales. सिमिलरली ड्रेनेज प्लानिंग की बात होती है तो वाटरशेड मैनेजमेंट इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान शुड बी क्लियरली इनशिएटेड इन पॉलिसी एंड लॉ, की नीतियों में भी और कानून में भी कि ये कानूनन तौर पे आपने ड्रेनेज प्लानिंग करनी है। अर्बन वाटरशेड्स आर माइक्रो इकोलॉजिकल ड्रेनेज सिस्टम्स शेप्ड बाय कंटूर्स ऑफ टेरेन। वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, दीज मेथड्स टेक इनटू कंसिडरेशन द टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, की आपने क्या करना है कि आपने मतलब अपने अर्बन डिज़ाइन के हिसाब से आपको उस तरीके की डिज़ाइनिंग करनी है कि आपका शहर कैसा है। फॉर एग्जांपल हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे जो है वो पूरा लंबा शहर है, दिल्ली जो है वो गोल शहर है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, तो आपको उस तरीके से जो आपका वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के कस्टमाइज सोल्यूशंस हैं जो कि आप बता सकते हैं। कन्वर्जेंट अप्रोच है, देखिए आपने स्मार्ट मिशन शुरू किया, ठीक है, आपने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को शुरू किया, आपने अमृत शुरू किया, स्मार्ट सिटीज़ के अंतर्गत आपने 100 शहर अडॉप्ट किए, अमृत के अंतर्गत आपने 500 शहर अडॉप्ट किए, उसके बाद आपने हृदय योजना को शुरू किया, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो क्या आपने इन चीज़ों को कन्वर्ज किया? क्या आपने ये देखा कि इनके जो टारगेट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, तो हम इनको कन्वर्ज करें? हर एक मिशन को लागू करने वाला जो है मिनिस्ट्री अलग है, तो क्यों ना आप इनको कन्वर्ज करें सो दैट इनमें जो बेटर आउटकम्स निकल सकें। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको देने हैं और कंक्लूजन में आप सिंपली बता सकते हैं। ये कंक्लूजन बड़ी स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आपको लगे कि आपके पास कंक्लूजन नहीं है तो आप हमेशा ही बता सकते हैं रिगार्डिंग SDGs, ठीक है जी, कि SDGs के बारे में बात कीजिए कि देखिए SDGs जो होते हैं ये अगर आपको अचीव करने हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। द प्रिवेंशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग शुड बी प्लेस्ड इन द टॉप प्रायोरिटी एज एवरी ईयर इट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड मटीरियल्स इन मिलियंस ऑफ वर्थ एंड इज ऑल्सो अ सीरियस हिंड्रेंस इन अचीविंग द SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपको बताना है, सिंपल है। वंस अगेन देख लीजिए, पहले आपने क्या किया, पहले आपने बता दिया कि देखिए होता है, ठीक है, फिर आपने बताया क्यों होता है, उसमें जितने कारण आप बता सकेंगे उतना बेहतर है। फिर आपने बता दिया क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या समाधान है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, 5-6 तरीके हैं, ठीक है, बात खत्म। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट, इलैबोरेट। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल ईजी इसको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। वो भी हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अभी तक जो ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 5 पिछली वीडियो में और 1 इस वीडियो में, बहुत ही आसान थे। ये वाला क्वेश्चन उस हिसाब से थोड़ा सा टफ है, वैसे टफ नहीं है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, टॉपिक है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देनी है, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने बोलना है इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल, आपका सेकंड पार्ट आ गया, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द पोटेंशियल जो कि इंडिया में है। दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट, फिर आपने बताना है कि ये क्यों है और कैसे हैं, कि रीजनल वेरिएशंस कैसे हैं और क्यों हैं। डिस्कस द कॉजेज ऑफ रीजनल वेरिएशंस इन सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, कैसे हैं और क्यों हैं।
ये 3 हिस्से हैं आपके क्वेश्चन के जो कि आपको यहाँ पे जवाब में लिखने होंगे। अगेन जब भी आपके सामने ज्योग्राफी का सवाल आता है और आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्यों आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है वाई, तो बहुत सिंपल है, आप हमेशा जो बता सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। यदि आप इस तरीके से अपने माइंडसेट को बना लेते हैं तो आंसर का जवाब देना, क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही इजी, बिकॉज उस तरीके से आप मैक्सिमम पॉइंट्स को गैदर कर पाते हैं कि देखिए रीजनल वेरिएशंस क्यों हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कहीं पे धूप ही नहीं आती तो ऑब्वियसली वहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं आ पाएगी, कहीं पे अब सोलर एनर्जी के लिए केवल धूप नहीं चाहिए, आपको सरकारी नीतियाँ भी होनी चाहिए, वो आपका नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए सोलर एनर्जी जो है वो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में इतनी डेवलप क्यों है, क्योंकि सरकार ने नीतियाँ लेकर आया है, सरकार वहाँ पे सब्सिडीज दे रहा है, लेकिन उसी मात्रा में वो पंजाब या हरियाणा में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है जबकि स्टेट्स अच्छी हैं, तो क्योंकि सरकारी नीतियाँ अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धूप नहीं आती, ठीक है, धूप अब देखें अब तमिलनाडु में आती है तो केरल में भी आती है, तमिलनाडु में आती है तो आंध्र प्रदेश में भी आती है, लेकिन जो स्तर ऑफ डेवलपमेंट है, जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो तमिलनाडु में ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए इंडिया हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी एज द कंट्री रिसीव्स एनुअल सनशाइन ऑफ 2600 to 3200 आवर्स, ठीक है। अगर आप साल की बात करें, ठीक है, अगर आप देखें कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 360 दिन है तो 365 इंटू 24 भी अगर आप करके देखते हैं तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास 2600 से 3200 घंटे की जो सनशाइन है वो सालाना हमें मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू IEA जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडियाज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 35.7 गीगावाट, जो कि अगेन बहुत अच्छी है। अगर हमने क्या कर दिया, हमने इंट्रोडक्शन दे दी कि देखिए जी भारत में इतना आपको सनशाइन मिलती है और अकॉर्डिंग टू IEA आपने कोई पॉइंट बता दिया कि इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। फिर आपने क्या बताना है, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या है, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच मेजरली इंपोर्ट्स एनर्जी, सोलर एनर्जी कैन रिड्यूस दिस ह्यूज इंपोर्ट वॉल्यूम। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISA। इंडिया ने एक नया आइडिया सामने रखा था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वर्ल्ड सोलर बैंक इन ऑर्डर टू हार्नेस अबंडेंट सोलर पावर ऑन ग्लोबल स्केल। ये चीज़ें हमने सामने रखी थी, ठीक है। और फिर आपने बता दिया कि अब लास्ट पार्ट क्या है, राइट द कॉजेज ऑफ रीजनल वेरिएशंस इन सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पे आप बताएंगे कि जो आपकी सेंट्रल और जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं ये बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू नदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो आपकी उत्तर में लोकेटेड राज्य हैं, जो आपके पूर्व में लोकेटेड राज्य हैं और जो उत्तर पूर्व में लोकेटेड राज्य हैं, इनमें उतना ज़्यादा सोलर एनर्जी आगे नहीं आया है जितना कि आपका सेंट्रल, मध्य भारत और दक्षिण भारत में जो स्टेट्स हैं उनमें जितना आ चुका है। कारण क्या है, सबसे पहले तो सोलर इंसोलेशन। देखिए सबसे पहले तो बात यही है, द मेजर सोलर पोटेंशियल जोन्स इंक्लूड मेजर स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, केरल, बिहार, यूपी and Chhattisgarh. These regions receive solar insolation 5 kilowatt per meter square per day which is viable for solar energy generation. उसके बाद आपने बताना है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अगेन देखिए अभी आपने क्या किया, आपने एक ज्योग्राफिकल फैक्टर बताया है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। अगेन अगर आप देखें अब ये जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करनी है थ्रू सोलर एनर्जी तो ऐसा तो नहीं है कि केवल सोलर एनर्जी ही चाहिए, सोलर पैनल्स नीड टू बी मेंटेन्ड क्लीन, दिस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी आपको पानी चाहिए, ठीक है। सो ये आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गए। अब ये बातें क्लियर हो गई। अगर आप देखें कि नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है तो उसको भी देख लीजिए। ये आपका नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर है, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, उसके बाद आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। तो जिन स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहाँ पे और बिजनेस आके अपना काम शुरू करना चाहेंगे, राइट। सो ये आपके नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बन गए। To generate solar energy at affordable cost, techno-economic feasibility considerably has to be ascertained. Initially, solar energy was little costlier than conventional source-based electricity. This meant that well-off states were able to take the leading edge over others gradually.
सिमिलरली अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, स्टेट्स विद हिस्ट्री ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड साउंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म ड्रू मोर इन्वेस्टमेंट्स, दिस रिजल्टेड इनटू वर्चुअस साइकिल ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट, मोर कंजम्पशन एंड मोर डेवलपमेंट। तो अगेन आपने देखिए पॉइंट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि कैसे अप्रोच करना है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि पॉइंट्स आपको किस तरीके से जनरेट करने हैं। अगर आपको एक ये ढांचा आपके माइंड में क्लियर है कि अगर आप ये वाला जो अप्रोच है इसको अपनाएंगे तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप 5 से 6 पॉइंट्स को जनरेट आसानी से कर पाएंगे। हर पॉइंट में आपको 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर वहीं पे खत्म हो जाता है। फाइनली आपने कंक्लूजन की बात कर देनी है। सोलर एनर्जी हैज प्रोग्रेस्ड इन कंसिडरेबल मैनर इन इंडिया, हाउएवर इन एडिशन ऑफ स्पीडी अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी द रीजनल वेरिएशंस एंड इक्विटी इश्यूज आल्सो नीड टू बी रेक्टिफाइड विद करेक्ट मिक्सचर ऑफ पॉलिसीज। की जो कमियां हैं हमें उनको ठीक करने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द उनको ठीक करेंगे तभी जाके हम इसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा पेचीदा था, क्योंकि इसमें आपसे बहुत सारे फैक्ट्स एक्सपेक्टेड थे। यदि आप फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप उतना अच्छे से जवाब ना दे पाते। इसमें कई सारे तथ्य आपसे पूछे गए थे। एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है कि फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया का स्टेटस क्या है। ठीक है, जब आपसे पूछा गया कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो जंगलात संसाधन है, जो वन संसाधन है भारत के, उसका स्टेटस क्या है, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको असल में नंबर्स मालूम हो कि ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, वेटलैंड्स कितनी है, मैंग्रोव्स कितनी है, बैम्बू फॉरेस्ट कितना है। ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत ही कठिन है। ये अपडेट होता रहता है पहली बात तो, और अगर आपको अपडेटेड भी नहीं मालूम तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि किसी ना किसी फॉरेस्ट रिपोर्ट का आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होगा एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मालूम कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेटा क्या है तो आप क्या लिखेंगे? तो उसमें फिर बच्चे क्या करते हैं कि इंडिया फॉरेस्ट रिसोर्स इज वेरी हाई, फॉरेस्ट ट्री कवर इज वेरी गुड, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम नहीं आती अनलेस आपको नहीं मालूम। अगर आपको देखिए एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो पहला पार्ट यही है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया and its resultant impact on climate change, examine the impact of forest resource on climate change, ये सेकंड पार्ट आता है। ठीक है, सो पहले पार्ट को देख लीजिए, बहुत ही नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2019, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर रोज टू 24.56% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमने इसमें दो चीज़ें कवर की कि एक तो ये बड़ा है, और कहाँ तक बड़ा है, 24.56% तक बड़ा है। ठीक है, सेकेंड थिंग, द टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 5,915 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, जिसमें से 4273 जो है वो इनसाइड द फॉरेस्ट है, 1642 जो है वो आउटसाइड द फॉरेस्ट है। सो 5915 टोटल है, जिसमें 4273 इनसाइड, 1642 आउटसाइड है। अगेन वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आपको ये नंबर्स मालूम हो। Extent of bamboo bearing area of the country has been estimated 16.00 million hectare. अगेन ये भी आपसे अनएक्सपेक्टेड है कि आपको मालूम हो। उसके बाद जो वेटलैंड्स हैं हमारे भारत में, लगभग 62,466 वेटलैंड्स हैं, कवरिंग 3.8% ऑफ द एरिया। यदि आपने NCERT भी पढ़ी होती तो आप जो नंबर्स लिखते वो गलत लिखते, क्योंकि वो काफ़ी पुराने नंबर्स हैं। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, जो आपसे पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। लेकिन सेकेंड पार्ट आसान है। एटलीस्ट बच्चों को इतना मालूम ज़रूर होता है कि हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो बढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि हाँ इसका फ़ायदा हुआ है। ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा ग्रीन कवर बढ़ रहा है, तो हमारा सबसे पहले तो कार्बन स्टॉक बढ़ रहा है। जितना आपका कार्बन स्टॉक बढ़ेगा उतना आपका कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। द टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड 71246 million tons, and there is an increase of 42 million tons in the carbon stock of country as compared to the last assessment. तो हमारा जो कार्बन स्टॉक है वो बड़ा है, यानी कि हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बड़ा है। मेंटेनिंग द अर्थ सरफेस एल्बिडो, आपको मालूम है कि जितना ज़्यादा ग्रीन कवर होगा उतना ज़्यादा एल्बिडो होगा, सो जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग और कम होती है। द सस्टेनेबल फॉरेस्ट ग्रोथ हैज़ हेल्प्ड इंडिया टू मेंटेन अर्थ एल्बिडो, दस इट हैज़ स्लोड डाउन द ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली अगर आपका जो ग्रीन कवर बढ़ेगा तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स भी कम होगा, बिकॉज होता क्या है,
कई सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर कई सारे जो जनजाति हैं उनका यहाँ पे कारोबार, इनका यहाँ पे जो जीविका है वो इनके ऊपर निर्भर करती है. सो कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. द स्टेबल स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज मेंट इंडिया इज एबल टू सिक्योर लाइवलीहुड्स फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल विच वुड हैव अदरवाइज लॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ये भी बहुत बड़ी बात है. इसके बाद केवल यही नहीं, साथ में आपने केवल यही नहीं बताना कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है. इसमें आप, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि एग्जामिन करना है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने होंगे. क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी है, ये आपने बताया कि मेथोडोलॉजी यूज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट असेसमेंट इज क्वेश्चन बाय मेनी. लैक ऑफ डेफिनेशन है कि इवन दो आप बता रहे हैं कि फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है, लेकिन जब आपकी परिभाषा ही सही नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है. सेकेंडली, चलिए मान लेते हैं कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन सही है, फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है क्या वो भी बड़ा है? द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज नॉट गुड इनफ टू हैव मच इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. राइट, द शेयर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आर 3.02% एंड 9.39% रिस्पेक्टिवली. देखिए, जो आपका फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है 24% जो हमने बताया, इसमें असल में आगे जाके 5 उप कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट असल में वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है, जिसको हम वीडीएफ और एमडीएफ कहते हैं. वीडीएफ और एमडीएफ आपका असल में मात्रा में बहुत ही कम है. तो इवन दो आपके पास फॉरेस्ट तो अच्छा खासा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट उतनी अच्छी नहीं है. तो इवन दो हम कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन क्योंकि ये कमियां हैं इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. साथ ही में मीगर शेयर ऑफ प्रोडक्टिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम. देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन से होते हैं? मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स, लेकिन इनका जो शेयर है ये बहुत ही कम बढ़ा है एज कम्पेयर टू जो बाकियों में बढ़ा है. सो इवन दो अगेन हम कहते हैं कि बड़े तो हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बढ़ी और जो अच्छे फॉरेस्ट हैं वो उतने नहीं बढ़े, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होगा. कंक्लूजन में, इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. अभी तो आपको मालूम होगा जो हमारे बहुत ही फेमस INDCs हैं, उनमें भारत बार बार बोलता आया है कि वी हैव एम्ड टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट बाय 2030. हमारा टारगेट अच्छा है, लेकिन अगर हम जो है इन कमियों को ख़त्म नहीं करेंगे तो टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे. इस तरह की कंक्लूजन आपको लिखनी होगी. यही आपसे एक्सपेक्टेड है इस तरह के क्वेश्चन में. क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ कहूँगा, आखिरी के 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थोड़े से मॉडरेट लेवल पे कहूँगा. टफ इनको भी नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज क्वेश्चंस उतने टेढ़े नहीं थे, ठीक है. बट अगर आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की साथ में एनवायरनमेंट की, तो आप बहुत ही अच्छे से इनको अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है. इसके साथ हम ज्योग्राफी के सवालों को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हम बचे हुए 2 सवाल जो मॉडर्न इंडिया के हैं उनको अब डिस्कस करना शुरू करें. जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है 150 वर्ड्स में. सो मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2 सवाल पूछे गए थे. तो जो पहला क्वेश्चन है ये 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है. यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्कर है. क्लियर है बात? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इवन अगले वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है. मैं कहूँगा सबसे अगेन वेरी वेरी इजी मार्क्स जो आप बड़ी आसानी से बना सकते थे मॉडर्न इंडिया में. इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले तो ना आप इस चीज़ को समझिए कि जो आंसर है असल में आपको 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है. अब आपके सामने कीवर्ड्स क्या क्या हैं? कीवर्ड्स आपके सामने 2 हैं. कीवर्ड्स एक तो पहला वाला पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड, एंड देन द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, इनकी बात करेंगे. 2 कीवर्ड्स हैं. ये पहले वाला कीवर्ड आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा जिसमें आप लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे. ये बताएंगे कि उनका कार्यकाल किस समय से लेकर किस समय तक था, ठीक है. इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत में. उसके बाद आपको जो ज़्यादा फोकस करना होगा वो बॉडी में फोकस करना होगा ऑन द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, एंड देन आप बात करेंगे द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट. ये आपका जो है मेन बॉडी बेसिकली ये रहने वाला है. अब हिस्ट्री के केस में क्या होता है कि आप देखिए ये दोनों ही आपकी बॉडी का हिस्सा हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आप पॉलिसीज बताएंगे फिर आप लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बताएंगे, जी नहीं. जैसे जैसे आप पॉलिसी लिस्ट करते जाएंगे साथ साथ में उसकी इम्प्लीकेशन को भी आप लिस्ट करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिसी नंबर 1 लिखी, पॉलिसी नंबर 2 लिखी, पॉलिसी नंबर 3 लिखी, साथ में उसका इम्प्लीकेशन लिखा, साथ में उसका इम्प्लीकेशन लिखा, साथ में उसका इम्प्लीकेशन लिखा. ये तरीका है जिस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है.
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपको मालूम होगा सिविल सर्विसेज को लेके काफ़ी कुछ हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एजुकेशन को लेके काफ़ी कुछ हुआ, लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे इरिगेशन को लेके काफ़ी कुछ हुआ। सो आपको पूरा का पूरा ब्रेड्थ कवर करना है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इरिगेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ या फिर एजुकेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ। आपको हर एक चीज़ कवर करनी है। यू डोंट हैव टू बी सिलेक्टिव। ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स जो हर चीज़ को अलॉट करने वाले हैं वो कम कर दें, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको सारी की सारी पॉलिसीज उनकी कवर करनी है। सो अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस लॉर्ड कर्जन, इवैल्यूएट हिज पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वाइसरॉय थे कितने से कितने टाइम तक, 1899 से 1905 तक। ही इज़ वेल नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर हिज कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। आपको याद होगा कि इन्होंने बताया था कि हम जो बंगाल को बेसिकली बांट रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से बांट रहे हैं, लेकिन इनका जो असल में रीज़न था वो बेसिकली माना जाता है कि ये ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसी की अलाइनमेंट में इस पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया था, ठीक है। और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी, आपको मालूम होगा कि जब बंगाल की पार्टीशन की बात आई इमीडिएटली उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुकी थी। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो कि शुरू हुई थी इन द कंट्री, इनफैक्ट आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लें तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो टाइम पीरियड जो सेकेंड फेज़ माना जाता है दैट इज़ 1905 से लेके 1920 तक बहुत ही अहम फेज़ माना जाता है ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द कंट्री, राइट। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि इनके टाइम पर ही हुआ और कहीं ना कहीं इनकी नीतियों की वजह से जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ये शुरू हुए थे भारत में। बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट एंड प्रेपरेटरी बेस फॉर मास मूवमेंट्स। देखिए बंगाल पार्टीशन हुई इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसीलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत की सबसे पहली बड़ी मास मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इन द नेम ऑफ Swadeshi movement. Lord Curzon's decision to partition the Bengal for administrative convenience created considerable content in the country, which ultimately culminated in the Swadeshi movement. इसके बाद Lord Curzon policies had created lasting impacts about the ill British intent. ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस थी वो गलत थी और यही आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान करती हैं। जिस तरीके से डेथ्स हुए, देखिए यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक तो 1880s का आपका बहुत बड़ा फेमाइन था, बहुत बड़ी भुखमरी आई थी और एक आपकी फेमाइन आई थी 1899 में जिसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने कोई खास रिलीफ मेजर्स नहीं लिए, जबकि अगर आप देखें यहाँ पर अगर वो ऐसा करते तो शायद इंडियन पॉपुलेशन को वो सेटिस्फाई कर पाते, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। अगेन ये भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर रहा था कि लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज़ हैं वो भारत के लिए सही नहीं है। इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ, यही जो डेट, क्योंकि इन्होंने जो इस टाइम पे रिलीफ मेजर्स नहीं दिए, डेट को माफ़ नहीं किया, जो भी टैक्सेस वगैरह थे उनको माफ़ नहीं किया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इट लेफ्ट कंसिडरेबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके बाद अगर आप देखें एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, इरिगेशन कमेटी सेटअप करी गई थी बाय द लॉर्ड कर्जन विच हैड कम अप विद सेवरल इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। दीज रिकमेंडेशंस प्रूव्ड सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री इन द लॉन्गर टर्म। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। इनका जो कार्यकाल था इट वॉज समथिंग जो फनीली हम देखते हैं आज की डेट में भी भारत में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता आया है। हर एक चीज़ के लिए इन्होंने कमेटी बिठाई थी, कुछ भी हो ये कमेटी बिठाने में विश्वास रखते थे कि ये कमेटी बिठाई जाएगी जो कि आगे जाके इसका फैसला लेगी या फिर जो कि आगे जाके इस चीज़ में हमें सुझाव देगी। तो इनको जो भी करना होता था ना ये उसके लिए कमेटी बिठाते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली जो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल है इन्होंने इरिगेशन के लिए कमेटी बिठाई। पुलिस रिफॉर्म्स के केस में क्या हुआ, द वाइसरॉय हैड सेट अप अ पुलिस कमेटी फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। ही कॉज्ड टू सेट अप अ CID एंड अटैच्ड इट टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स, अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द पुलिस रिफॉर्म्स अरीना। तो अगेन हमने केवल ऐसा नहीं किया कि देखिए इनकी केवल नेगेटिव पॉलिसीज थी, कुछ कुछ इनकी अच्छी पॉलिसीज भी थी। इनफैक्ट इन्हीं के टाइम पे अगर मुझे याद आ रहा है तो कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट भी पास करवाया गया था और इसके जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो भी इंटरेस्टिंगली एक कमिटी के रिकमेंडेशंस के कहने पर ही किए गए थे। सिमिलरली इन्होंने न्यू लैंड होल्डर्स क्लास इन पंजाब, ये पूरी की पूरी कहानी है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट केवल 150 वर्ड्स की है तो इस पार्ट को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। देखिए मेरा ज़्यादा फोकस आंसर स्ट्रक्चर पे नहीं रहता, मेरा फोकस अप्रोच पे रहता है। ये आंसर स्ट्रक्चर आप आराम से पढ़ सकते हैं, PPT आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए।
सिमिलरली इनके टाइम पे जो एजुकेशन पे कंट्रोल था वो भी काफ़ी बढ़ चुका था। आपको मालूम होगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था 1904 में, और यहाँ पर भी जो ये एक्ट लाया गया था ये भी रैले कमीशन के कहने पे लाया गया था। तो इसके लिए भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिनके कहने पे नया एक्ट पास किया गया था, और ये एक्ट बेसिकली ये कह रहा था कि जितने भी कॉलेजेस हैं भारत में वो सभी के सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे, वो उनको रेगुलेट करेंगे, वो उनको कंट्रोल करेंगे। ये फाइनल डिसीजन कंसर्निंग द एफिलिएशन एंड डिसएफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई थी। हेंस हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज हैड डीप लास्टिंग इम्पैक्ट्स ओवर द इंडियन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन वेरियस वेज। ठीक है, देखिए कमिंग बैक, आंसर स्ट्रक्चर आपने देख लिया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कभी भी ये नहीं बोलता कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए या फिर कुछ ऐसा कुछ, आपको ये नहीं बोलता कि आपको उनकी निंदा करनी है, आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे तो इवैल्यूएशन पूछी गई है कि इवैल्यूएट कीजिए उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हुआ। ठीक है, हमने बताया कि देखिए क्योंकि इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला लिया, इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, जो कि हम समझते हैं सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा, और इसी की वजह से क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ थे, इसी की वजह से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए पूरे देश भर में। लेकिन आपको अगेन अपने आंसर को सीमित नहीं रखना है स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, आपको अपने आंसर में और भी कई सारी चीज़ों को ऐड करना है। यही चीज़ें जो हमने आगे बताई हैं, फॉर एग्जांपल आपका फेमाइन आया था उस टाइम पे, इरिगेशन का बात हुई थी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई थी, या फिर ये वाला जो आपका एजुकेशन की बात हुई थी, ये सभी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी होंगी। क्लियर है बात? प्लीज़ डोंट लिमिट योर आंसर टू जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, दैट विल नॉट फेच यू मार्क्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर की जो आपसे बेसिकली डिमांड है वो यही है कि आप पूरा का पूरा जो ब्रेड्थ है उसको कवर करेंगे। जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। पूरा का पूरा जितना दायरा है, जितना आप कवर करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होने वाला है। देखिए, since the decades of the 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. इसमें क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम एक बेसिक सी अप्रोच आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आंसर स्ट्रक्चर में बच्चे गलती कहाँ करते हैं। सिंस द डेकेड ऑफ 1920s, पहला कीवर्ड आपका ये हो गया। नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयरबाय एक्सपैंडेड इट्स सोशल बेस। आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। 1920s के समय के बाद आपकी जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें कई सारे आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिले। इसमें अब देखिए आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स होता क्या है, जैसे ही बच्चे 1920s देख लेते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, गांधीयन फेज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। 1920s में आपने देखा होगा कई सारी ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि चल रही थी। गांधी जी अपनी मूवमेंट्स को चला रहे थे, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमने आने वाले आंसर में गांधी जी की मूवमेंट्स के बारे में तो बात करी ही नहीं। वो तो एक एस्पेक्ट था ही कि गांधी जी ने 1920s में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया, वो तो एक एस्पेक्ट है ही। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इट अक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स। ये जो वेरियस स्ट्रैंड्स हैं, ये कौन से स्ट्रैंड्स हैं आपको ये बताने हैं। ये वेरियस को आपका पूरा का पूरा ध्यान आपको देना है, ठीक है। इस वेरियस में कई सारी चीज़ें आएंगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आएगी, उसके बाद आपका होम रूल मूवमेंट आएगी। ये सब चीज़ों के बारे में जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद आपको बताना है किस तरीके से जो सोशल बेस है ये एक्सपैंड हुआ। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई तो ऑब्वियसली कई सारे लोग ऐसे थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा से उनके विचार मिलते थे, तो फिर इसकी वजह से सोशल बेस और भी बढ़ा। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कई सारे लोग ऐसे थे जो कि कहते थे कि हम आज़ादी क्रांति से लेंगे। फिर होम रूल मूवमेंट, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमें तो होम रूल करवाना है, हमें आज़ादी से मतलब नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आपके अलग अलग तरह के लोग थे और इसी वजह से आपका सोशल बेस धीरे धीरे बढ़ता रहा। लेकिन आपको शुरुआत में बताना होगा कि 1920s का जो दशक था वो असल में वो डोमिनेटेड था बाय द गांधीयन फेज, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी, दैट्स ऑल। आपकी ये तो केवल इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ब्रीफली बात करनी है। आपका जो मेन फोकस रहने वाला है वो इन सब तरह तरह की मूवमेंट्स के ऊपर रहने वाला है जो कि इस टाइम पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए अप्रोच ब्रीफली डिस्कस द नेशनल मूवमेंट इन द 1920s, डिस्कस द वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स दैट द नेशनल मूवमेंट अक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड।
ठीक है। सबसे पहले द डेकेड ऑफ 1920s इन द नेशनल मूवमेंट कैन ट्रूली बी कॉल्ड अ वाटरशेड एज द डेकेड्स ऑफ मेनी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स। सबसे पहले आपकी गांधीज मास मूवमेंट्स देखिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड इज द एडवेंट ऑफ गांधीइज्म। गांधीइज्म के बारे में आपको केवल इतना बताना है कि गांधी जी की जो मेन आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, नॉन वायलेंस की, नॉन कोऑपरेशन की, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या थी गांधी जी की, अगेन मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं आपके लिए, खास बात क्या थी, मासेस। गांधी जी ही थे जो कि मासेस को इकट्ठा करके ला पाए थे, ठीक है। सो ये आपको बताना है कि इट वाज बिकॉज ऑफ गांधीज मूवमेंट्स दैट द मूवमेंट्स एक्चुअली वाज एबल टू अट्रैक्ट द मासेस, जिसकी वजह से हमारा सोशल बेस बहुत स्ट्रेंथन हुआ, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि एक इंसान नहीं, कई सारे लोग मिलकर ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद धीरे धीरे कम्युनिज्म, 1925 की बात है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्मली फाउंड किया गया था कानपुर में। इनिशियली द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड विद ब्रूट फोर्स बाय द ब्रिटिश, बट इवेंचुअली ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसकी वजह से अगेन हमारा सोशल बेस जो है ये और भी एक्सपैंड हो गया। सिमिलरली जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, इसका एक और चरण हमें देखने को मिलता है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि 1905 से लेकर 1920 तक इसका चरण था। उसके बाद एक और चरण देखने को मिलता है इन द अर्ली 1920s, जब हम देखते हैं पीपल लाइक भगत सिंह एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक HSRA ये सामने आती हैं। और द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन इन 1922 मेड द यूथ मोर रेडिकल। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और भी मात्रा में बढ़ने लग गई थी। इवन जो आपकी सूर्य सेन की मूवमेंट थी वो भी इसी टाइम पे शुरू होती है चिटागोंग में। तो कई सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट जस्ट बी केयरफुल कि आप वर्ड लिमिट में रह रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखिए अभी तक 3 चीज़ें कवर कर ली हैं, गांधीज मास मूवमेंट्स, कम्युनिज्म एंड तीसरा है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। यहाँ पे आपने बता दिया नॉर्थ इंडिया में HRA जो कि बाद में HSRA बना अंडर द लीडरशिप ऑफ भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद। बंगाल में आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य सेन, ठीक है। दे बिलीव्ड इन अडॉप्टिंग वायलेंट मेथड्स एंड एस्पायर्ड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड मास रेवोल्यूशन टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। इसके बाद आइडियोलॉजिकल ग्रुप ऑफ अदर सेक्शंस, द पॉलिटिकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बिलीव्स ऑल्सो एमर्ज्ड इन द पोस्ट 1920 पीरियड। ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 थी, और भी कई सारे निकले। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड होम रूल लीग सपोर्टर्स, उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि अगेन लाला लाजपत राय इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर रहे थे, राइट। देन और होम रूल लीग के बारे में बता सकते हैं एनी बेसेंट का रोल कैसे रहा था आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द सेक्शंस ऑफ प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस विद इन द INC। तो देखिए कई सारी आइडियोलॉजीज थी, प्रो चेंजेस स्वराजिस्ट जिनको कहा जाता है, नो चेंजेस जो कि कह रहे थे हम कुछ नहीं बदलना चाहते हैं, राइट। सो आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये तो एक ऐसा फेज था जब गांधीइज्म था, जी नहीं, ये एक ऐसा फेज था जब आपको कई सारी विचारधाराएं देखने को मिल रही थी, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। दैट्स ऑल। मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जामिनर आपसे इसमें कुछ भी डिस्कस करवाना नहीं चाहता है, वो तो जानना चाहता है कि आपको क्या मालूम है कि 1920 के दशक में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर फोकस नहीं करता है, क्वेश्चन एक टाइम पीरियड के ऊपर फोकस कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आपको उसका पूरा ब्रेड्थ मालूम होना चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्टेड था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एंड फाइनली कंक्लूजन में, देयरफॉर द नेशनल मूवमेंट अक्वायर्ड डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बेसिस विच अल्टीमेटली हेल्प्ड इट टू अक्वायर सोशल बेस एंड मास पार्टिसिपेशन। बस दैट्स ऑल। सो ये आपके 2 सवाल थे जो कि आपको मॉडर्न इंडिया के करने थे। इसी के साथ हमारे GS पेपर 1 की डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और जो लोग इस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगली बार मेंस डेफिनेटली लिखेंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।